अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग 22 मई सन 2022 को जो GPSTR का पेपर हुआ है उसके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि इन अल्फाज में बेजोड़ लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। यहाँ पे 4 अल्फाज हैं। पहला है धूप, गर्मी, आराम और पसीना। तो इसमें बेजोड़ लफ्ज़ कौन सा है, ऑड वर्ड कौन सा है। देखिए, जब धूप होती है तो गर्मी लगती है और गर्मी लगती है तो क्या होता है, पसीना होता है, आराम नहीं होता है। तो ये आराम बाकी तीनों से अलग है, तो हमारा जो जवाब होगा वो आराम हो जाएगा। हालत की जमा पूछा जा रहा है तो हालत की जमा हालात हो जाएगी। ठीक है। कुरान अल्लाह की किताब है। इस जुमला में इसमें आम की शनाख्त करना है, कॉमन नाउन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, कुरान ये तो प्रॉपर नाउन है, अल्लाह ये भी प्रॉपर नाउन है, किताब जो है ये आपकी कॉमन नाउन है। ठीक है। तो किताब ये इसमें आम है, इसको उर्दू में इसमें नकरा भी कहा जाता है। चलिए, गैर मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं। गैर मुस्तकिल कलमा क्या होता है, तो वो अल्फाज जो अपने आप कोई मानी नहीं देते बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर जुमलों में मानी देते हैं, गैर मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। जैसे पर, में, का, ये सब हुरूफ अत्फ वगैरह जो हैं, ये आप सिर्फ लिख दोगे पर तो ये पर का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मैं लिख दूं किताब पर, तब आपको समझ में आएगा हाँ किताब पे कोई चीज़ है। तो इस तरह से जो गैर मुस्तकिल कलमा होता है वो अपने आप में कोई मानी नहीं देता है बल्कि दूसरे अल्फाज से मिलकर किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। चलिए, अगर पेश को जम्मा कहते हैं, पेश ऐसे होता है। ठीक है। पेश को जम्मा कहते हैं तो ज़ेर को क्या कहते हैं, तो ज़ेर को कहते हैं कसरा। ठीक है। जो नीचे होता है उसको कसरा कहते हैं और जो ऊपर होता है, ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर जो ऐसे निशानी होती है, जैसे अलिफ है उसके ऊपर ऐसे निशानी है तो इसको हम कहेंगे फतहा। तो जम्मा यानी कि पेश, फतहा यानी कि ज़बर और कसरा कहते हैं ज़ेर को। कता में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अशार हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो आम तौर से कता में 2 ही अशार होते हैं, लेकिन ये 2 अशार तो आम तौर से मशहूर है कि कता में 2 ही अशार होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अशार होने की कोई भी कैद नहीं है। ठीक है। 3, 4, 5 भी अशार कता में हो सकते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर जो कतात लिखे गए हैं उर्दू अदब में वो 2 ही शेर पे मबनी हैं, लेकिन ये कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि कता में बस 2 ही अशार यानी कि 4 मिसरे ही रहें। ठीक है। मुमकिन है कि कता में 3 शेर और 4 शेर भी कहे जा सकें। ठीक है। अच्छा, रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता है। तो रुबाई का जो पहला और दूसरा मिसरा होता है इसमें रदीफ और काफिया होता है, फिर तीसरा मिसरा में रदीफ और काफिया नहीं होता है, फिर चौथे में होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिसरा है जो रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता है। तो जो तीसरा मिसरा है ना वो रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता है। रुबा के मतलब होता है 4, यानी कि शायरी की वो सिन्फ जिसमें 4 मिसरे हों उसको हम कहते हैं रुबाई। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने है, इसको हम जूम करते हैं, देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले 2 लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए। यहाँ पे देखिए, मसनूई, आर्टिफिशियल जिसको आप कहते हैं, हिंदी में कृत्रिम कहा जाता है, तो मसनूई को हम बनावटी कहते हैं और जो पिनहा हो, हिडन हो, छुपा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, पिनहा का हम माना हो जाएगा छुपा हुआ। ठीक है। तो जिस तरह से मसनूई का माना बनावटी है उसी तरह पिन्हा के माना छुपा हुआ है। शाहिद ने रोटी खाई, इस जुमला में अलामत फ़ाइल क्या है। अब ध्यान दीजिए, शाहिद जो है ये फ़ाइल है, रोटी मफ़ऊल है, लेकिन अलामत फ़ाइल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ने जो है ये अलामत फ़ाइल है। शाहिद तो फ़ाइल है लेकिन ने अलामत फ़ाइल है। अच्छा, लुगत के मुताबिक आप इन 4
जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आएगा बर्दाश्त, फिर आएगा परवाना, रुखसत आएगा तीसरे नंबर पर, और सबसे आखिर में आएगा आपका कुदरत। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंतकाम का मुतरादिफ लफ्ज़ हम माना लफ्ज़ आपसे पूछा जा रहा है। इंतकाम यानी कि रिवेंज जिसे कहते हैं, बदला। ठीक है, जैसे हिंदी में एक गाना है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, तो यहाँ पे इंतकाम के माने बदला के हैं। ठीक है, मुंबई जिद्दत पसंद शहर है, इस जुमला में फ़ेले नाकिस क्या है? तो जो है ये फ़ेले नाकिस है। ठीक है, फ़ेले नाकिस क्या होता है इसको डिटेल से यहाँ पे नहीं बताएंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फ़ेले नाकिस से रिलेटेड फ़ेल की जो हमारी वीडियो पहले से पड़ी हुई है उसको देख लीजिएगा। चलिए, औलिया का वाहिद क्या होगा? औलिया, बहुत सारे वली जो होते हैं उनको औलिया कहा जाता है, यानी कि औलिया जो है ये अपने आप में प्लूरल नंबर है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? वली हो जाएगा। ठीक है, औलिया का वाहिद वली होगा। मुल्क के माने होते हैं देश, हमारा मुल्क भारत, तो मुल्क के माने देश। लेकिन मलक के माने क्या होते हैं भाई? मलक के माने होते हैं फरिश्ता के। ठीक है, मुल्क के माने तो देश के होते हैं, ठीक है, मलक के माने फरिश्ता के होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मलक है ना, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आप इसको, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा को आप पेश मत समझिएगा। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है मलक, और मलक के माने होता है फरिश्ता के। ठीक है, मलकुल मौत इसीलिए कहते हैं, जो मौत का फरिश्ता है उसको मलकुल मौत कहते हैं, यानी मौत का फरिश्ता। तो मलक का माना होता है मौत। अच्छा, यहाँ पे तीन लफ्ज़ हैं, इनमें से गैर मुताल्लिक लफ्ज़ आपको पहचानना है। कहाँ गया? पहला लफ्ज़ है राह, मंजिल और जंगल। तो देखिए, जब आप रास्ता चलते हैं तो आप मंजिल को पाते हैं, और जब आप भटक जाते हैं तब आप जंगल में जाते हैं। तो ये जंगल बाकी दोनों से डिफरेंट है, गैर मुताल्लिक है। ठीक है, अनमैच्ड है, ऑड है। चलिए, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो वो कौन सी सिनात कहलाती है? जैसे मैं एक शेर बोल रहा हूँ, उससे क्या खबर सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सज़ा और जज़ा दो अपोजिट वर्ड्स हैं, सुबह और मसा यानी कि सुबह और शाम, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं। तो जब किसी भी कलाम में दो अपोजिट वर्ड्स एक ही साथ आ जाएं तो उसको हम सिनते तज़ाद कहते हैं। ऑक्सीमोरन उर्दू हर अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, चलिए, अमूमन शोरा अपने मजमूए कलाम की इब्तिदा किस सिन्फ से करते हैं? तो आम तौर से जो शायर होते हैं वो अपने मजमूए कलाम की इब्तिदा, ठीक है, हम्द से करते हैं। ठीक है, मजमूए कलाम की इब्तिदा आम तौर से वो हम्द से करते हैं। और जब वो शायरी शुरू करते हैं ना, तो मान लीजिए कि मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं छोटा मोटा शायर हूँ, मैंने शायरी शुरू की है, तब मैं क्या करता हूँ, गज़ल से मैं पहले गज़ल के अशार कहता हूँ। लेकिन जब हम किताब लिखते हैं तो उसमें हमदे बारी ताला होती है। तो इसको आप लोग, अगर आप लोग को PDF दस्तयाब हो जाए तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, गज़ल नहीं बल्कि हमद होना चाहिए। यह न कहूँ तो और क्या कहूँ, इस जुमला में इंशाइया ज़ाहिर होने वाला जज्बा या जज्बा जो है वो इस्तिफ़हाम है या फिर शर्त है। यह न कहूँ तो और क्या कहूँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यह न कहूँ तो क्या कहूँ, यानी कि शर्त बताई जा रही है। तो यहाँ पे ये शर्त है। ठीक है, जो इंशाइया ज़ाहिर करने वाला जज्बा है वो इस्तिफ़हाम नहीं बल्कि शर्त है। जो मोम बनकर यूँ कतरा कतरा पिघल रहा हूँ तो जल रहा हूँ। इस मिसरा में सिनाते तकरार किन अल्फाज से ज़रूरी है? कतरा कतरा, 2 बार रिपीट हुआ है कतरा कतरा। तो जो मोम बनकर यूँ पिघल रहा हूँ तो जल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कतरा कतरा जो है ये सिनाते तकरार है। हरफ रब्त से क्या मुराद है? चलिए, हरफ रब्त क्या होता है? ठीक है, अरे यार, हरफ रब्त यहाँ पे मैंने हरफ अत्फ कर दिया। ठीक है, हरफ रब्त क्या होता है कि जब हम दो वर्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो हरफ रब्त होता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल यह है कि हुरूफ की कितने किस्में और कौन कौन सी हैं? तो हुरूफ की आम तौर से 12 किस्में हैं, आप देख सकते हैं। हुरूफ जार, हुरूफ आत्फ, हुरूफ शर्त, हरफ नदा, हरफ तअस्सुफ, हरफ तशबीह, हरफ इजाफत, हरफ इस्तिफ़हाम, हुरूफ तासीन, हुरूफ नफरी, हुरूफ इल्लत और हुरूफ बयान। ठीक है, हरफ रब्त पूछा था मैं
जल्दी में आंसर की बनाते हुए मैंने हरफियात पर लिख दिया है। ठीक है, हरफ रब्त क्या होता है? जब दो वर्ड्स को रब्त देना होता है, दो सेंटेंस को, तब हम हरफ रब्त लगाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट डेफिनेशन हरफ रब्त की याद है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, मुफरद लफ्ज़ से क्या मुराद है? ठीक है, मुफरद लफ्ज़, एक अकेला वाहिद लफ्ज़ जो होता है वो मुफरद होता है। ठीक है, मुफरद जो सिंगल वर्ड होता है उसको हम मुफरद कहते हैं। ठीक है, जो दो वर्ड से मिल के ना बना हो, बस सिंगल हो, उसको हम मुफरद कहते हैं। मतला और मक्ता को वाज़े कीजिए। देखिए, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। जैसे मतलब मैं कहूँ कि ज़िंदगी, एक मीर तकी मीर का एक शेर देखिए मेरे ध्यान में था, अपनी हस्ती हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो है क्या है? पहला मिसरा है गज़ल का, जो कि हम काफ़ी और हम रदीफ़ है, तो इसको हम कहेंगे मतला। ठीक है, अपनी हस्ती हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये मतला है। फिर इसी शेर के आखिरी शेर को देखें जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे मीर जिस शेर में इस्तेमाल हुआ है, मीर तखल्लुस, ये मक्ता है। तो मतला और मक्ता यही होता है। बेतरतीब जुमलों को आपको तरतीब से लगाना है। तो यहाँ पे ये जुमला है, इसको मैं तरतीब से इस तरह से लिख दिया हूँ, खूबसूरत चेहरे को फूल से तस्बीह दी जाती है। कोई भी चेहरा खूबसूरत हो तो उसको हम किससे तशबीह देते हैं? फूल से देते हैं। और उसके बाद अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जदीद हिंदुस्तान के मेहमान हैं। क्योंकि अगर आपने मौलाना आज़ाद का नाम पहले और पंडित नेहरू का नाम बाद में लिख दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मेहमान हैं, ये इसका सही तरतीब होगी। कहावतें दी हुई हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई हैं? दो ऑप्शन है, दोनों में जो सही है वो आपको बताना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये अगर कहावत कही जाती है तो ना कदरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, ये कहावत कही जाती है तंज के लिए। ठीक है, जब किसी पे तंज और टॉन्ट मारना होता है तब हम कहते हैं 900 बिल्ली खा के 900 चूहे बिल्ली खाकर हज को चलिए। गैर मुतरादिफ लफ्ज़ और जो है वो उनको ढूंढना है आपको। ठीक है, तो अमीर, दौलतमंद, अक्लमंद। तो अमीर और दौलतमंद ये दोनों एक दूसरे के हम माना है, जबकि अक्लमंद गैर मुतरादिफ है। अता और बख्शिश दोनों हम माना है, जबकि ख़ता गैर मुतरादिफ है। चलिए, जुमलों में इस्तेमाल करना है सरहद को और हकदार को। चलिए, हमारे मुल्क के फ़ौजी हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सरहद इस्तेमाल कर दिया। हकदार, 6 से 14 साल के सभी बच्चे तालीम के हकदार हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इंडिया का 2009 वाला, वो क्या कहता है? हर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो 6 से 14 साल के सभी बच्चे तालीम के हकदार हैं। तो ये हकदार लफ्ज़ हमसे पूछा था, इसी को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना था, तो हमने इस तरह से सेंटेंस बना दिया। आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी और सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग जो लोग भी इम्तिहान दे के आए हैं अपना जो एक्सपीरियंस है और उन्होंने उर्दू का पेपर कैसा किया उसको ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, मुतरादिफ़ात यानी कि हम माना सिनोनिम से बताने हैं, तो बंदा का हम माना क्या होगा? गुलाम होगा, और खून का लहू होगा। लहू मतलब खून, ब्लड जिसको आप कहते हैं अंग्रेज़ी में। मज़मून के कोई 2 हिस्से लिखिए। देखिए, मज़मून के वैसे तो 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है तमहीद, दूसरा होता है असले मज़मून जिसको हम मतन या फिर नफ्से मज़मून कहते हैं, फिर होता है इख्तिताम। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आप लिख दीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक कथा लिखी हुई है, रुबाई लिखी हुई है, इसको हमें गौर से पढ़ना है। ठीक है, मज़हब की ज़बां पर है निकवई का पैगाम, हुस्न अमल और रास्त गोई का पैगाम,
मज़हब के नाम पे ये लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का पैगाम। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि रुबाई का कौन सा मिसरा जो होता है वो हम काफिया नहीं होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले वाले में, दूसरे वाले, तीसरे वाले में पयाम पयाम दिख रहा है, लेकिन ये कैसी जो है ये तीसरा मिसरा है, तो इसमें काफिया और रदीफ का ख्याल नहीं किया गया। तो यहाँ से भी आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि इस रुबाई को गौर से पढ़िए और मिंदरजे सवालात का जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है कि इस रुबाई के पहले शेर में क्या नसीहत की गई है। तो पहले शेर में नसीहत की गई है कि हुस्न और रास्त गोई का पैगाम, यानी कि हुस्न अमल यानी कि अच्छा काम करो, और रास्त गोई यानी कि सच बोलो। हुस्न अमल और रास्त गोई का पैगाम इस रुबाई के पहले शेर में नसीहत की गई है। इस रुबाई के ज़रिए शायर क्या पैगाम दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मज़हब देता है सुलह जोई का पैगाम, यानी कि शायर पैगाम दे रहा है सुलह जोई का, सुलह करने का, मेलजुल रखने का, मिलजुल के रहने का। इबादत हरूफ के से दीगर कोई 4 अल्फाज बताइए। ऐन, बे, अलिफ, दाल और ते, ये 5 हरूफ हैं, इनसे कोई 4 वर्ड्स आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए, ज़रा आपको भी कोई काम दिया जाए। चलिए, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले कोई 2 शायरों के नाम आपको बताने हैं। तो सुलेमान खतीब आप जानते हैं, और हाफिज़ कर्नाटकी, ये 2 मशहूर कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हैं। करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया में क्या फ़र्क है। देखिए, मरसिया क्या होता है, जिसमें मरसिया लफ्ज़ रेसा से बना है, जिसके माने हैं गिरिया करना के, ठीक है, रोना के, बैन करना के, ये इसके माने हैं। लेकिन जो मरसिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब यानी कि करबला की शहादत, करबला के शहीदों से मंसूब हो जाए, उसको हम कहते हैं शख्सी मरसिया। और कोई नॉर्मल आदमी मर जाए, उसके इजहार के लिए, उसके गम के इजहार के लिए जब हम खुद कोई मरसिया लिख दें तो उसको शख्सी मरसिया कहेंगे। जैसे गालिब का मरसिया किसी ने लिखा तो गालिब की मौत पे लिखा, तो गालिब का मरसिया ये शख्सी मरसिया है। कहने का मतलब ये है कि जो करबला के शहीदों की मुनासिबत से मरसिया लिखा जाए उसको हम करबलाई मरसिया कहेंगे, और जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी एक खास आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए लिखा जाए उसको हम शख्सी मरसिया कहेंगे। ये दोनों में फ़र्क है। पाबंद नज़्म, यहाँ पे खाली जगह भरनी है, मैं दोनों खाली जगह भर दिए, मैं सीधे सेंटेंस की तरफ पढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। पाबंद नज़्म में मिसरे बराबर होते हैं, सही बात है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में मिसरे घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये 2 खाली जगह थी, एक में पाबंद भरा जाएगा, दूसरे में मुअर्रा नज़्म भरा जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैसेज, एक गज़ल है, इसको हमें गौर से पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। चलिए, मैं गज़ल को पढ़ रहा हूँ। आँखों में दिल रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वो शख्स मसाइल को मेरे समझ नहीं सकता, जिसने मेरी आंखों में समंदर नहीं देखा। ये थी एक गज़ल, इससे मुताल्लिक सवाल। पहला सवाल है कि इस गज़ल का मतला क्या होगा। गज़ल का जो पहला शेर हम काफ़ी और हम रदीफ होता है उसको हम मतला कहते हैं। तो मतला जो है वो ये वाला शेर है कि आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो ये है आपका मतला। ठीक है, अगला सवाल यह है कि शायर की आंखों ने मील का पत्थर क्यों नहीं देखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मील का पत्थर ये है। इस शेर को पूरा पढ़िए। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो शायर ने मील का पत्थर क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसकी नज़र तो मंजिल पे है। तो चूंकि शायर की नज़र मंजिल पे है इसलिए उसने मील का पत्थर नहीं देखा। अगला सवाल कि शायर ने फूलों में छुपे खंजर को देखने से कासिर क्यों है। शायर फूलों में छुपे खंजर को देखने से कासिर क्यों है, क्यों नहीं देख पाया फूलों में छुपा हुआ खंजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने। चूँकि मैंने यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया, इसलिए मैंने फूलों में छुपे हुए खंजर को नहीं देखा। शायर के मसाइल को कौन समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो शख्स मसाइल को मेरे समझ नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में समंदर नहीं देखा। यानी कि जिस शख्स ने शायर की आंखों में समंदर यानी कि शायर की आंखों में आंसू नहीं देखे, वो शख्स शायर के मसाइल को नहीं समझ सकता। शायर अपने आप को क्या कहता है भाई? शायर अपने आप को पत्थर कहता है कि मोम कहता है? चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तुमने यहाँ पे देखिए ये वाला शेर पढ़िए। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। देखिए, ज़माने वाला और चाहने वाला तो शायर को पत्थर कहता है, लेकिन शायर खुद को क्या कहता है? मोम कहता है। मैं मोम हूँ। तो शायर अपने आप को क्या कह रहा है? शायर अपने आप को कहता है मोम। ठीक है, मोम हूँ, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको अपोजिट वर्ड्स, खत कशीदा लफ्ज़ के अपोजिट वर्ड्स की से यहाँ पे फिल करना है। खुदा की नज़र में शाह और फ़कीर, यहाँ पे फ़कीर भरा जाएगा। महताब की रोशनी किसकी देन है? आफताब की देन है। आफताब का उल्टा महताब होता है, तो महताब का अपोजिट यहाँ पे लिखना था, मैंने आफताब लिख दिया। बदबू से माहौल आलूदा हो गया, चलो अगरबत्ती की खुशबू जलाएं। यहाँ पे खुशबू होना चाहिए। ठीक है, खुशबू, बदबू का अपोजिट खुशबू होगा। गाफिल इंसान जवानी में मस्ती करता है और बुढ़ापे में क्या करता है? बुढ़ापा या बुजुर्गी में रोने में गुजारता है। ठीक है। गुलों से डैश बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। तो गुल मतलब होता है फूल, और फूल का उल्टा कांटा। तो ठीक है, कांटा को हम क्या कहेंगे? खार कहेंगे। तो गुलों से बेहतर खार हैं, तो यहाँ पे खार भरा जाएगा। कांटे भी आप भर सकते हैं, लेकिन फूल होता तो कांटे भरते, यहाँ पे गुल है तो आप खार भरेंगे। गुलों से बेहतर खार हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। चलिए एक और यहाँ पे नज्म है, इसको आपको गौर से पढ़ना है। अय वन नहीं वतन है। ठीक है, अय वतन, अय वतन, अय वतन, अय मेरे बेहिश्ते बरी, क्या हुए तेरे आसमानों ज़मीं। रात और दिन का वो समान रहा, वो ज़मीं और वो आसमान रहा। तेरी दूरी है मूरद आलम, तेरे छुटने से छुट गया आराम। हो कि रहते हैं तुझसे दूर सदा, उनको क्या होगा ज़िंदगी का मज़ा। हो गया यहाँ तो 2 ही दिन में ये हाल, तुझ बिन एक एक पल है एक एक साल। क्या ज़माने को तू अजीज़ नहीं, ऐ वतन तू तो ऐसी चीज़ नहीं। तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूँ न हरगिज़ अगर बेहिश्त मिले। जान तब तक, जान जब तक न हो बदन से जुदा, कोई दुश्मन न हो वतन से जुदा। यानी शायर कह रहा है कोई दुश्मन भी अपना देश न छोड़ के जाए, अपना वतन छोड़ के न जाए। ये थी नज़्म। अब इससे मुताल्लिक सवाल देखते हैं। पहला सवाल यह कि शायर अपने वतन को किससे ताबीर कर रहा है? तो शायर अपने वतन को बेहिश्त कह रहा है। अय वतन, अय वतन, अय मेरे बेहिश्ते बरी, यानी कि शायर अपने वतन को जन्नत बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? बेहिश्त बता रहा है। शायर की तकलीफ़ों का सबब क्या है? शायर को किस बात की तकलीफ़ है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे शेर में है कि तेरी दूरी है मूरद आलम। आलम यानी कि दुख दर्द तकलीफ़। तो तकलीफ़ की वजह क्या है? तेरी दूरी, यानी वतन की दूरी जो है वो शायर के लिए तकलीफ़ का सबब है। तो शायर की तकलीफ़ों का सबब क्या है? वतन से दूरी। वतन से दूरी शायर के लिए तकलीफ़ों का सबब है। शायर दुश्मन के हक़ में क्या दुआ करता है? अब देखिए, शायर जो है वो दुश्मन के हक़ में भी दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? जान जब तक न हो बदन से जुदा, कोई दुश्मन न हो वतन से जुदा। यानी कि शायर दुश्मन के लिए दुआ कर रहा है कि दुश्मन भी अपने वतन से जुदा
न हो, तो यहाँ पे शायर दुश्मन के हक में ये दुआ करता है कि वो अपने वतन से जुदा न हो। दर्ज झेल में मुतज़ाद अल्फाज आपको पहचानने हैं। ऐ वतन ऐ मेरे बेहिश्त बरी, क्या हुए तेरे आसमानो ज़मी। तो आसमान का उल्टा ज़मी, यानी कि आसमान और ज़मीन मुतज़ाद अल्फाज हैं। शायर को वतन की एक मुट्ठी मिट्टी के बदले क्या लेना गवारा नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधे सीधे लिखा है, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लून हरगिज अगर बेहिश्त मिले। तो शायर को वतन की एक मुश्त खाक के बदले वतन की एक मुट्ठी मिट्टी के बदले बेहिश्त लेना भी गवारा नहीं है, यानी वो जन्नत लेना भी गवारा नहीं करेगा वतन की एक मिट्टी के बदले। चलिए यहाँ पे अल्फाज दिए गए अल्फाज का एक दूसरे से ताल्लुक़ की बना पर गुरुओं में दर्जाबंदी कीजिए। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, इनको हमें क्या करना है, ग्रुपिंग इसकी करना है। तो समुंदर में होता है कतरा, और समुंदर का किनारे का जो हिस्सा होता है उसको साइल कहते हैं। तो इस तरह से ग्रुप हमें बन गया। कैदी को हम कहाँ डालते हैं, कैदी को जब सज़ा देते हैं तो कहाँ डालते हैं, जिंदान में डालते हैं। जिंदान यानी कि कैद खाना होता है। किताब कलम और कागज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, पढ़ाई वाले चीज़ें हैं, ठीक है। जब हमें गम होता है तो आंसू आते हैं, कहाँ से आते हैं, आँख से आते हैं, ठीक है। गरेबा और दामन, ठीक है, गरेबा जब हमारे गरेबा पर या फिर दामन पर जब कोई हाथ लगाता है, तो जैसे गरेबा पर कोई हाथ लगा दिया तो हमको गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई दामन थाम लेता है। तो ये बाकी के बनिस्बत ये ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हाथ का किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा था, मैंने गरेबा और दामन के साथ बना दिया, ये मुझे मुनासिब लगा। तो इस तरह से जोड़ा बना है, ठीक है। इनमें से आपको छाट के 3-3 का जोड़ा बनाना था। मैंने समंदर का रसाइल बनाया, दूसरा जोड़ा बनाया कि कैदी सज़ा और जिंदा, दूसरा गुरु बनाया, तीसरा गुरु किताब कलम और आंसू, और चौथा गम आंसू और आँख, और फिर और 5वां बनाया हाथ गरेबा और दामन। इस तरह से मैंने ग्रुप बनाए। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक करना है, ठीक है, कौसैन में, यानी कि ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें इस इबारत में मुनासिब जगह पे भरना है। मैंने भर दिया है, बस मैं सेंटेंस को पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग समझिए कैसे भरा है और क्या सही भरा है कि नहीं भरा है। बिल्कुल सही भरा। देखिए, जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वाट नाम के आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि एक जगह रखकर इंजन से काम लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो 10 वर्ड थे जो ब्रैकेट में थे, सबको हमने पूरे पैराग्राफ में फिल कर दिया। खत कशीदा अल्फाज का आपको सही इमला करना है। उनकी सदा हमेशा कानों में गूंजती रही। तो यहाँ पे सदा जो होगा वो स्वाद से होगा, जिसके माने होते हैं आवाज़ के। कमाल पर अपने वालिदैन की नसीहत का असर नहीं असर, यहाँ पे असर इस तरह से होगा, कमाल पर अपने वालिदैन की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आबादी ऐन से नहीं अलिफ से होगी। हिंदुस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, सही बात है। कुछ दिनों में चाइना को पछाड़ के पहले नंबर पे भी हो सकता है, तो आबादी अलिफ से होगा। बेंगलोर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इमारतें अलिफ से नहीं ऐन से होगा, इस तरह से होगा। बेंगलोर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी का जज्बा रखिए, तो हुब्बुल वतनी इस तरह से होगा, ठीक है। बड़ा है और वाव के बाद तो होगा, ते नहीं होगा, तो ये गलत है, ये वाला सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो इमला गलत दिया था खत कशीदा अल्फाज में, उसका हमने सही इमला यहाँ पे लिख दिया। चलिए यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। नात क्या होता है, नात जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती नहीं, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, वो होती है नात। जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए वो हमद होती है। तो नात हुजूर अकरम की तारीफ़, गज़ल औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना, रुबाई 4 मिसरों वाली जो नज़्म होती है उसको हम रुबाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हुस्न मतला क्या होता है, तो गज़ल का जो दूसरा शेर होता है जो कि हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है,
उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। और रदीफ़ क्या होती है, काफिया के बाद जो बार बार लफ्ज़ रिपीट होता है उसको हम रदीफ़ कहते हैं। तो इस तरह से हमने मैचिंग कर ली। चलिए यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देखने से ये अंदाज़ा लग रहा है कि इसको अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, मकतूब इलाके का नाम और पता, यानी आप जब खत लिखेंगे तो जिसको खत लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मकतूब इलाके, यानी कि आप जिससे लिख रहे हैं टू फुला इब्न फुला लिखेंगे ना, तो पहले मकतूब इलाके जिसको नाम लिखा जा रहा है उसका नाम और पता होगा, फिर उनके अलकाब और आदाब होंगे, फिर नफ्स मजमून होगा, फिर ख़ात्मा होगा और आखिर में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये इस तरह से होना चाहिए सीक्वेंस लेटर राइटिंग का। अब यहाँ पे देखिए कि 5 सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करना है। कम टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि आप स्कूल वक्त पे आओ, वक्त पे स्कूल आओ। ट्रेल कॉस्ट नथिंग, यहाँ पे देखिए ट्रेल के माने कई हैं, एक तो रास्ता भी है, लाइन भी है, ठीक है, और पगडंडी भी है, जो गांव में पगडंडियाँ होती हैं उसके माने भी है। तो मैं यहाँ पे लाइन रेखा में मान रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि लाइन की कोई कीमत नहीं होती है, एक सिर्फ खत जो खींच देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ गुड स्पीकर, यानी मेरा जो दोस्त है वो एक अच्छा मुकर्रिर है, या फिर वो एक अच्छे मुकर्रिरों में से है, ठीक है। वो एक अच्छे, मेरा दोस्त एक अच्छे मुकर्रिरों में से है, यानी एक अच्छा तकरीर करने वाला है। आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड फॉर हिज टाइमली हेल्प, मैं अपने दोस्त का बर वक्त मदद करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड फॉर हिज टाइमली हेल्प, मैं अपने दोस्त का बर वक्त मदद करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। वी हैव प्लान टू गो टू कश्मीर इन हॉलीडेज, यानी हमने छुट्टियों में कश्मीर जाने का मंसूबा बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 45 क्वेश्चंस जो कि GPSTR सन 2022 जो कि 22 मई को कंडक्ट कराया गया था उसका मुकम्मल हल देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।